प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे, भारतीय प्रशासन की बात करते हैं कि भारतीय प्रशासन की जो संकल्पना है। सबसे पहले बात तो प्रशासन की संकल्पना की बात करेंगे, फिर हम संरचना की बात करेंगे, फिर इस संरचना के तहत जो भारतीय प्रशासन है इसका स्वरूप, किस प्रकार से इसका स्वरूप विकसित हुआ है, और स्वरूप के बाद में इसकी जो प्रक्रिया है किस प्रकार से भारतीय प्रशासन काम करता है, तो हम ये सब बातचीत करेंगे। भारतीय प्रशासन की जब बात की जाती है, या हम यूँ कहें जब प्रशासन की बात की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से बात आती है कि प्रशासन की आवश्यकता क्यों, वाई वी नीड एडमिनिस्ट्रेशन। और इस एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात की जाती है तो साथ में प्रबंध शब्द से इसकी तुलना भी की जाती है कि हम इसको मैनेजमेंट से इसकी तुलना करते हैं। तो दो शब्द हमारे पास में है, प्रशासन और प्रबंध। और प्रशासन और प्रबंध से हम तात्पर्य निकालते हैं, या हम ये बात करना चाहते हैं कि प्रशासन जो है वो सरकारी कार्यों का प्रबंध है, सरकारी कार्यों का प्रबंध। इसका तात्पर्य है कि सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनका प्रबंध करने का जो संस्थान है, उनका प्रबंध करने का जो संरचना है, या उनका प्रबंध करने वाला जो समूह, उसको प्रशासन कहते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब हम बात करते हैं कि सरकार, और तो अगर सरकार से तात्पर्य लें तो जब हम बात करते हैं सरकार की, तो बात करते हैं राज्य की। इस प्रकार से राज्य वह संरचना है, वह संकल्पना है जो जनता के लिए या समाज के लिए कार्य संपादित करती है। राज्य का विकास इस प्रकार से वह एक अलग विषय है कि राज्य का विकास सामाजिक समझौता का विकास हुआ, या देवी अधिकारों से विकास हुआ, या अनेक क्रांति के माध्यम से राज्यों का विकास हुआ। ये अलग बात की अलग संरचना है। लेकिन स्वाभाविक रूप से समाज या देश की जब बात की जाती है तो राज्य की बात अवश्य करते हैं। और गार्डनर की जो परिभाषा वो ये कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में, कि गार्डनर ये कहते हैं कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाली जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या जो कार्यों का प्रबंध है, उन कार्यों का प्रबंध करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि निश्चित भूभाग में एक सार्वभौमिक सरकार द्वारा जनता की आवश्यकताओं, जनता के कार्यों की पूर्ति या प्रबंध करने वाली संस्थाएं को या वर्ग को हम राज्य की परिभाषा से देखते हैं। तो राज्य की जब परिभाषा देखी जाती है उसमें चार चीज़ देखी जाती है कि जब भी राज्य की कल्पना की जाती है उसका मतलब है कि राज्य किसी निश्चित भूभाग का नाम है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो भौगोलिक नक्शा हमारे सामने आता है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का भौगोलिक नक्शा हमारे सामने आता है। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं श्रीलंका का भौगोलिक नक्शा हमारे सामने आता है। तो एक निश्चित भूभाग का नाम राज्य है। दूसरा है कि उस निश्चित भूभाग में रहने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, उस भूभाग पर दावा करने वाली जनसंख्या का समूह होना चाहिए। अगर जनसंख्या का समूह नहीं है, इसका मतलब राज्य की संकल्पना में नहीं आता है। जैसे हम अंटार्कटिका को कह सकते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन एक राज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्थायी रूप से निवास नहीं करता है, और वो ये दावा नहीं करता है कि सारे निश्चित भूभाग पर मेरा अधिकार है या मैं स्वामित्व है। तो जनसंख्या को आना बहुत आवश्यक है। तीसरा है कि जो जनसंख्या है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने शासन प्रशासन की प्रक्रियाओं के लिए एक निश्चित पैटर्न में, निश्चित कहने के तरीके से सरकार चलाती हो, सत्ता का उपयोग करती हो। इस प्रकार से उसके काम करने के लिए सरकार होनी चाहिए। और चौथा है कि सरकार सार्वभौमिक होनी चाहिए। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि उस सरकार को किसी दूसरे के अधीन या काम करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्वाभाविक रूप से बात आती है
कि एक निश्चित भूभाग में जो जनसंख्या रहती है उसके अंदर सरकार और वो सार्वभौमिक है तो राज्य की संकल्पना में आता है। और जब राज्य की संकल्पना जब की जाती है इसका मतलब है कि राज्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपादित करता है, सरकार चलाता है, सत्ता का उपयोग करता है, कार्यों का प्रबंध करता है, योजनाएं बनाता है, योजनाएं लागू करता है, लोगों के लिए अवसरों की अवसर पैदा करता है, लोगों को अवसर उपलब्ध कराता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियंत्रण, निर्देशन, राजनीतिक प्रक्रियाएं, प्रबंध, वो सब चीज़ें करता है। इस प्रकार से राज्य जो है बहुत अनेक क्रियाएं संपादित करता है। जब राज्य अनेक क्रियाएं संपादित करता है तो इसका मतलब है कि उस राज्य का जो मेन फंक्शनरी जो पार्ट है, अगर हम ये कहें कि ये राज्य का एक फंक्शनरी पार्ट है या इट्स ए हार्ट ऑफ स्टेट, कि अगर राज्य में सरकार नहीं होगी तो उस राज्य की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित नहीं की जा सकेगी। तो सरकार है वो राज्य का चेहरा, जिसका फेस है, चेहरा है, जिसका मेन फंक्शनरी पार्ट है, और ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो राज्य के लिए की जाती है वो सरकार द्वारा संपादित है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करना चाहते हैं कि हम अमेरिका सरकार से बातचीत करना चाहते हैं या अमेरिका से बात करना चाहते हैं, तो एक स्वाभाविक स्टेटमेंट होता है वैसे भारत ने न्यूक्लियर डील पर अमेरिका से बात की। इसका तात्पर्य है कि भारतीय सरकार ने अमेरिकन सरकार से न्यूक्लियर डील पर बात की। तो स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि दो सरकारों के बीच में संवाद या बातचीत। इसका मतलब है कि राज्य को अपना काम संपादित करने के लिए, अपनी क्रिया संपादित करने के लिए जिस महत्वपूर्ण और मूल अंग की जरूरत पड़ती है उसे सरकार तो गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार। अब इस गवर्नमेंट सरकार की जब बात की जाती है तो जैसे मान लीजिए कि प्राचीन समय पर राजा जो था उसमें सभी प्रकार के अधिकार शामिल थे। वो राजनीतिक क्रियाएं, वो सामाजिक क्रियाएं, वो आर्थिक क्रियाएं, वो धार्मिक और साथ में न्यायिक क्रियाओं का सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करके राजा एकमात्र हुआ था। तो राजा सर्वस्व हुआ करता था, उसमें सभी क्रियाएं शामिल थी। अब जब जैसे ही कहते कि लोकतांत्रिक विकास हुआ या 18वीं शताब्दी में आया तो राजा जो था उसके देवी अधिकारों को चुनौती दी जाने लगी, साथ ही राजा की सत्ता को नियंत्रित किया जाने लगा और ये तय किया गया कि राजा ही एकमात्र सभी सत्ताओं का अधिकारी नहीं बल्कि जनता के अपने अधिकार है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जिसने कहते हैं कि भूमिका रखी, उसने अग्रिम भूमिका रखी, उसने कहते हैं कि वहाँ पर संसद प्रणाली का विकास किया। उसके बाद में उसके उलट जब बात करते थे अमेरिका, उसने अध्यक्षीय प्रणाली का विकास किया। उधर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो वहाँ पर बहुल जो कार्यपालिका है जो है उसका उन्होंने विकास किया, प्लूरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स वहाँ बनाए गए। तो इस प्रकार से अनेक संरचनाओं का विकास हुआ और ये तय हुआ कि जो सरकार है, जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ा पार्ट है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण अंग और जो पार्ट है, इसमें सत्ता जो है वो सारी सत्ताएं एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो माओ से तुम ये कहते हैं कि इस सत्ता का विभाजन होना चाहिए और इसको हम शक्ति पृथक्करण भी कहते हैं। एक शब्द आता है शक्ति पृथक्करण, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ द पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। इसलिए क्या कहना चाहिए, क्यों? क्योंकि वर्तमान जो समय है, जो आवश्यकता है वो लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान में राजतंत्र और लोकतंत्र, वर्तमान में राजतंत्र और लोकतंत्र, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो गति है या जो प्रवृत्ति है वो किस तरफ हो रही है, डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ जा रही है। राजतंत्र दुनिया से खत्म होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि इसमें सभी प्रकार की सत्ताएं, चाहे वो विधायी सत्ता हो, चाहे वो कार्यपालिका सत्ता हो या इसके न्यायपालिका सत्ता हो, या जैसे विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य, न्यायिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, और राजतंत्र में ये जो सारे जो कार्य हैं उनका अंतिम जो श्रोता है, अंतिम जो नियोता है या अंतिम नियंत्रण करता अधिकारी है वो राजा है।
वो तो मोनार्की में ये पाया जाता है कि सत्ता जो है वो कहीं न कहीं एक बिंदु पर मिल जाती है और वो जो बिंदु है वो किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है। अब हमने कहा जो कि हम वर्तमान में राजतंत्र से लोकतंत्र तक जाते हैं, तो लोकतंत्र में जैसे मान लीजिए कि यहाँ राजा एक केंद्रीय बिंदु है, राजा एक व्यक्ति है, एक केंद्रीय बिंदु है, उसके द्वारा सभी प्रकार की जो सत्ता है, चाहे विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सभी प्रकार की सत्ता है उसके पास स्वीकार मतलब ग्रहण की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। अब ये बात आई कि जब हम ये मौसम कहते हैं कि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण पाया जाना चाहिए, यहाँ पर शक्ति पृथक्करण पाया जाएगा और शक्ति पृथक किया जाएगा तो अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल किया जा सकेगा। तो उन्होंने कहा कि जिस सरकार की हम बात कर रहे हैं, जिस राज्य की मुख्य कार्यपालिका, मुख्य कार्यकारी अंग की बात कर रहे हैं, उस सरकार की शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। और बहुत से तुमने कहा कि सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक शक्ति उन्होंने कहा कि विधायी, जो विधायी शक्ति है वो विधानसभा के पास होनी चाहिए या विधायिका के पास होनी चाहिए। दूसरा ने कहा कि कार्यपालिका शक्तियाँ, जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो कार्यपालिका के पास होनी चाहिए। और तीसरा ने कहा कि जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो न्यायपालिका के पास में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण भाग कर दिए, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग बना दिए। एक वो अंग है जो विधायी कार्य करता है, जो कानून, नियम, अधिनियम की संरचना बनाना, उनकी आवश्यकताओं को पहचानना, ये सब काम उसके द्वारा किए जाते हैं। दूसरा कि जो विधायी के द्वारा कानून, अधिनियम, नियम, विधि जो बनते हैं उनको ठीक तरह से जनता के सामने लागू किया जा सके और जनता को उसमें शामिल किया जा सके, कि जनता जो है वो शामिल होकर के उन प्रक्रियाओं करे, उन नियमों को, कार्यक्रमों का पालन करे जो विधायक के द्वारा बनाए गए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो न्यायिक अधिकार है वो न्यायपालिका के पास होना चाहिए, अर्थात सरकार या व्यक्ति जो भी नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं उसको अवैध घोषित किया जा सके, उनका विधायी या संवैधानिक उनका कहते स्थिति को दी जा सके, और साथ ही अगर वो गलती करें तो उसको सुधार किया जा सके। अगर कार्यपालिका और विधायिका में कोई डिस्प्यूट उसका रिजोल्यूशन किया जा सके, उसका निस्तारण किया जा सके। इसका मतलब है कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण काम, कानून बनाना अलग प्रक्रिया है, लागू करना अलग प्रक्रिया है, और उन प्रक्रियाओं की देखभाल और जांच के लिए अलग प्रक्रिया है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है हम इसको विधायिका कहते हैं, लागू करने वाली प्रक्रिया है या जो अंग है उसको कार्यपालिका कहते हैं, और इन दोनों अंगों की देखभाल करने वाला और न्यायिक अधिकारों के संरक्षण वाला जो है वो न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से सरकार के अंगों को बांट दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि सरकार के अंगों को बांट दिया गया, ये जो फंक्शनरी पार्ट है इसके 3 भाग कर दिए गए। अब इसमें 3 भाग करने के बाद हम देखते हैं कि विधायिका जो है वो काम जो करती है, इसके लिए विधानसभाएं, विधान पालिकाएं, संसद, डाइट, विभिन्न प्रकार के इसके प्रतिनिधि सभाएं, सीनेट, अनेक प्रकार से इसके नाम दिए गए हैं। तो विधायिका एक सदनीय भी हो सकती है, 2 सदनीय भी हो सकती है। अधिकांश विश्व में द्विसदनीय विधायिकाएं पाई जाती हैं, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि एक जो विधायिका है उससे एक सदनीय विधायिका कहीं ना कहीं वो अतिक्रमी ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो लोगों की स्वतंत्रता का हनन ना कर ले। इसलिए ये देखा जाता है कि विधायिका द्विसदनीय होनी चाहिए। तो विश्व भर में अधिकांश देशों में द्विसदनीय विधायिका है। भारत की बात करें तो भारत में इसको संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है, और संसद और पार्लियामेंट के 2 भाग हैं। भारत में संसद और पार्लियामेंट के 2 भाग हैं। तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे, अब हम जो बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में होगी। तो इसमें विधायिका, हमारे विधायिका को हम संसद कहते हैं। संसद का सीधा सा तात्पर्य है पार्लियामेंट, इसका अपना नाम रखा है, पार्लियामेंट कहते हैं। और इस पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक जो निम्न सदन है उसको हम लोकसभा कहते हैं, ये जनसाधारण का सदन है, और साथ में ये उच्च सदन इसको कहते हैं, हम इसको राज्यसभा कहते हैं, और राज्यसभा ये उच्च सदन कहलाता है। और ये
प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व सदन, प्रतिनिधियों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका सदन है और ये नियम सदन है। अब इस जो व्यवस्था है विधायिका, इस विधायिका का काम है कि वो कानूनों का निर्माण करे, नियमों का निर्माण करे, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाए और जो कार्यपालिका वास्तव में जो काम कर रहे हैं उस कार्यपालिका को अपने अधिकार देवे और उस पर वो नियंत्रण निर्देशन रखें, उसकी वो जांच करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये विधायिका की बात कर रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो जब कार्यपालिका की बात की जाती है तो भारत में जो कार्यपालिका है वो बस तो अलग स्तर की बात में करेंगे आगे कि हम कार्यपालिका के रूप में देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका है और राष्ट्रपति के साथ में इसकी मंत्री परिषद जो है वो इसका साथ देती है। मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है और इसके जो सदस्य हैं वो मंत्री कहलाते हैं। ये मंत्री परिषद की स्थिति है। ये संवैधानिक रूप से इसको अधिकार मिले हुए हैं, वास्तविक रूप से इन सत्ताओं का उपयोग करते हैं। मंत्री परिषद और मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री की सभी शक्तियों को मंत्री परिषद की विभिन्न शक्तियों को एग्जीक्यूट करने में सहायता करता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस कारण से इसकी महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। फिर है मंत्री परिषद। अब इस मंत्री परिषद की सहायता और सहयोग करने के लिए क्योंकि जो जितने भी जो आप देख रहे हैं मंत्री परिषद और जो ये सभी के सभी राजनीतिक व्यवस्था के लोग हैं, ये सभी राजनीतिक विंग के लोग हैं। ये राजनीतिक विंग या समूह के ये लोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं नहीं करते हैं, उनके आदेश नहीं करते हैं, संरचनाओं की देखभाल नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमें इस मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय, आदेश, कार्यक्रम इन सब के बारे में जब उसको एग्जीक्यूट करना है, जब उसको हमें वास्तविक रूप में काम में लाना है तो हमें एक बड़े अधिकारी समूह की आवश्यकता होती है। एक बड़े अधिकारी कर्मचारी समूह की आवश्यकता होती है। तो ये जो अधिकारी कर्मचारी समूह है ये वास्तव में क्या है, ये इस कार्यपालिका की ये राजनीतिक, अगर हम ये कहें कि साहब ये राजनीतिक कार्यपालिका है तो हम ये कहेंगे कि साहब ये जो है वो प्रशासनिक कार्यपालिका है। क्या कहेंगे इसको हम? प्रशासनिक। अगर राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, उसके मंत्री अगर ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंग है तो अधिकारी जो कर्मचारी जो उनके आदेश का पालन करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, विभिन्न योजनाओं को संपादित करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करते हैं, वो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग है। अर्थात ये जो विंग है वो प्रशासन कहलाती है, वो प्रशासन कहलाती है। तो महत्वपूर्ण और समझने वाली बात यह है कि जिस हम लोक प्रशासन की बात करते हैं, लोक प्रशासन सरकारी कार्य करने वाला या कोई समूह, सरकारी काम करने वाली संरचना, सरकारी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का समूह, तो ये जो समूह है वो कहलाता है प्रशासन। और वो किसके अंदर अधीन काम करता है? वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करता है। इसका मतलब है कि जिस लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कर्मचारी अधिकारियों का संघ, एक समूह, एक संरचना है जो उसके अधीन काम करती है। तो इस प्रकार से हम जब कार्यपालिका की बात करेंगे तो कार्यपालिका दो प्रकार की होगी, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। ये जो प्रशासनिक कार्यपालिका है ये वास्तव में सरकार के कार्यों को संपादित है। इसलिए जब हम लोक प्रशासन को परिभाषित करते हैं और प्रशासन को हम परिभाषित करते हैं तो प्रशासन को परिभाषित करते समय हम कहते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कामों का प्रबंध कहलाता है। व्यक्ति जो काम करते हैं विभिन्न प्रकार के उनको प्रबंध को हम लोक प्रशासन कहते हैं। और जब लोक प्रशासन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि साहब ये सरकार के कार्यों का प्रबंध है, सरकारी कार्यों की व्यवस्था है। अर्थात सरकार राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रबंध, उसके द्वारा कार्य किए जाने वाले कार्यों का संचालन, उनका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण, निर्देशन, ये जो सारी प्रक्रियाओं को अधीन करने वाला जो है वो
प्रशासन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे साहब जिस भारतीय प्रशासन की बात करने जा रहे हैं, वो भारतीय प्रशासन अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है, बल्कि ये कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका जिसको हम कहें तो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन, अर्थात ये कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसको प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि प्रशासन की स्थिति कहाँ है। प्रशासन की स्थिति कार्यपालिका है और वो भी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करने वाले समूह के रूप में उसको देखा जाता है। अब हम बात करेंगे तो भारतीय प्रशासन की, तो भारतीय प्रशासन जब आ जाता है इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लोक प्रशासन से हमारा तात्पर्य अलग हो सकता है, लेकिन हम भारतीय प्रशासन की बात करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय प्रशासनिक जो संरचना पाई जाती है, जो तंत्र पाया जाता है, उसका विकास किस किस प्रकार से हुआ है, किस किस प्रकार से कौन कौन से घटक उसमें महत्वपूर्ण घटक है और उन महत्वपूर्ण घटकों ने क्या क्या अपनी भूमिका निभाई है, उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो कहाँ कहाँ से डेवलप हुई है। तो अगर भारतीय प्रशासन को हम देखते हैं तो एक लंबा इतिहास, हम इसको एक लंबे इतिहास के रूप में देखते हैं। हमें देखते हैं कि सब भारतीय प्रशासन उतना ही पुराना है जितना गणराज्य है। और वैसे भी प्रशासन की जब बात की जाती है तो प्रशासन का तात्पर्य होता है कि लोगों के कार्यों को प्रबंध करना, लोगों को कार्यों को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से किया जाए, उसको हम प्रशासन। और भारतीय प्रशासन की बात की जाएगी तो भारत की जो सभ्यता और संस्कृति का जब से विकास हुआ है तब से हम इसको कहते हैं भारतीय प्रशासन के बारे में समझेंगे। तो भारतीय प्रशासन को जो समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। हमें ये देखने की आवश्यकता है कि भारतीय प्रशासन जब प्राचीन काल में था किस प्रकार के था, मध्यकाल में आया उसमें क्या क्या विशेषता रही, और बाद में ये जब ब्रिटिश काल में आया उसकी क्या विशेषता रही, और वर्तमान में जब ये विभिन्न एक विशाल संख्या के रूप में या विशाल तंत्र के रूप में काम कर रहा है उसकी क्या विशेषता है। तो इस प्रकार के भारतीय प्रशासन का अध्ययन करने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। और इसके पीछे कारण ये है कि जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि भारतीय प्रशासन में जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से विकसित हुई या उनकी विशेषताएं किस प्रकार से बनी हैं, तो हम उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो संरचनाएं हैं उनका विकास इस प्रकार से किया हुआ है और उसमें ये विशेषताएं हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रशासन आम तौर पर कहा जाए या कानूनी रूप से कहा जाए तो सबसे विकसित प्रशासन कहलाता है और सबसे अधिक सुगठित या व्यवस्थित प्रशासन कहलाता है। लेकिन जब हम उसके कार्य व्यवहार की बात करते हैं और जब हम उसकी प्रभावशीलता की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय प्रशासन जो है उतना लच्चर है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रभावशीलता है वो बहुत ही कमज़ोर है और निम्न श्रेणी का उसके द्वारा कार्य उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखें कि डी फैक्टो ये कहता है कि संरचना बहुत बढ़िया है और डी जूरी ये कहते हैं कि संरचना किसी काम के लिए। इसका मतलब है कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क है, हमारी संरचना और कार्य व्यवहार में फ़र्क है। तो ये संरचना और कार्य व्यवहार में जो फ़र्क है इसके लिए भारतीय प्रशासन के इतिहास, उसके विकास, उसके कहते हैं कि हमें उसका जो इवोल्यूशन जो है उसको समझने की आवश्यकता है। तो अगले जब जो व्याख्यान होगा हम उसमें भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ इसको बातचीत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।